अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी देश है जहां 98% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन आज वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है जो उसे वन ऑफ द मोस्ट इस्लामोफोबिक नेशन का टैग दे चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज वहां पर सबसे ज्यादा एंटी इस्लामिक लॉज बनाए जा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को मस्जिद में जाना इल्लीगल है, बैन है। वो हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। लंबी दाढ़ी तक को जबरन शेव करवाया जा रहा है। रमजान में रोजा रखना रिस्ट्रिक्टेड है। ईद मनाने पर रोक लगा दी गई है और खुद मोहम्मद का नाम वो गैर कानूनी कर दिया है। हजारों मस्जिदें बंद की जा चुकी हैं। इमाम और मौलानाओं की सख्त मॉनिटरिंग होती है। आज तजाकिस्तान में जिनके केवल एक मदरसा है, एक, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के रिलीजियस सरमन तक देना अलाउड नहीं है। और तो और उसी देश का राष्ट्रपति ओपनली इस्लाम को फॉरेन रिलीजन डिक्लेयर कर चुका है। पर यह सब ना इतना आसान नहीं था। एक समय तजाकिस्तान दुनिया का सबसे फेनेटिक और सबसे रेडिकल देशों में से एक था। महिलाओं की हालत तालिबान से भी बदतर थी। हाल ये था कि गांव-गांव से लड़के टेरर ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे थे। रेडिकलिज्म का हाल ये समझिए कि खुद उनके आर्मी कमांडर ने बाद में जाके आईसिस ज्वाइन कर ली, खुद टेररिस्ट बन गया वो। इनफैक्ट तजाकिस्तान में ना शरिया कानून को लागू करने के लिए सिविल वॉर तक हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसे देश ने रेडिकल इस्लाम को डिफीट कर दिया? आखिर वो क्या वजह है कि तजाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से इस्लाम को पब्लिक लाइफ से सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहा है? आखिर क्यों आज ये देश जिसकी 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, उसे दुनिया का सबसे इस्लामोफोबिक देश कहा जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ताजिकिस्तान जो है ना वो एशिया की एक ऐसी कंट्री है जहां पर 98% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो इस्लाम को फॉलो कर रही है। लेकिन ताजिकिस्तान की हिस्ट्री आपको बताएगी कि हमेशा से इस्लामिक सोसाइटी नहीं थी। इस्लाम यहाँ पर बहुत बाद में आया है, और वो भी तलवार और इन्वेजन्स के जरिए। ताजिक लोग जो है ना वो सबसे पहले एनिमिज्म और नेचर वर्शिप को फॉलो करते थे। करीब 2000 BC के पास ना इंडो इरानियन ट्राइब्स जो थी वो इस रीजन में रहती थी। पर अब ना सवाल ये उठता है कि पर्शियन इन्फ्लुएंस इन लोगों पर कहां से आया? इसका ना सबसे बड़ा जो रीजन था वो ज्योग्राफी था। ताजिकिस्तान ना उस समय पर्शिया के पठार से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। ट्रेड, माइग्रेशंस, वॉर्स के चलते पर्शियन कल्चर का जो असर था वो नेचुरली सेंट्रल एशिया तक फैल गया था। 6th सेंचुरी BC में जब अचामेनिड पर्शियन एम्पायर अपने पीक पर थी ना, तब ताजिक लैंड्स भी ना उनके अंडर आ गए थे। और इसके साथ ही ताजिकिस्तान के एरिया में आया था ज़ोरास्ट्रियनिज्म। इसी दौर में आगे चलकर ना अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम का बंदा आता है, जिसने पर्शियन एम्पायर को हराकर सेंट्रल एशिया को कंट्रोल में ले लिया था। अलेक्जेंडर अपने साथ ग्रीक कल्चर को लेकर आता है, और जो लोकल बैक्ट्रियन लैंग्वेज थी ना वहां की, उसको लिखने के लिए ना इसी समय ग्रीक स्क्रिप्ट यूज होने लगती है। आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर भी ना पर्शियन और ग्रीक का फ्यूजन दिखने लगता है। लेकिन एक समय के बाद ना अलेक्जेंडर का एम्पायर भी टूटकर बिखर गया, और उसके बाद ताजिकिस्तान के क्षेत्र में आया कुशान एम्पायर। यही एरा था जब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जो थे ना वो ताजिकिस्तान की सोसाइटी के अंदर स्ट्रांगली पहुंच रहे थे। कुशान एम्पायर में ताजिकिस्तान में कई मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स बनवाए गए, चाहे वो अजीना टेप मोनेस्ट्री हो जिसमें जायंट स्लीपिंग बुद्धा के स्टैचूज बने हुए हों, या फिर भगवान बुद्ध के दीवार पर बने हुए चित्र हों। कुशान कॉइन्स पर ना आपको भगवान शिव और सूर्य के चित्र मिलेंगे। लेकिन कुशान्स के बाद आए सॉग्डियंस। 5वीं से 7वीं शताब्दी तक ना ये लोग जो थे वो सिल्क रूट के सबसे बड़े ट्रेडर्स थे, और ये ना इंडियन कल्चर से काफी क्लोज एसोसिएशन रखते थे। और इसी कारण से ना इस दौर में भी ताजिकिस्तान की जो आइडेंटिटी थी वो बनी रही। पांजिकेन जैसी सिटीज जो थी ना वो कल्चरल सेंटर थी। यहाँ पर कई दीवारों पर बने चित्र मिले हैं जहाँ महाभारत के सीन बने हुए हैं। बाकायदा रशियन स्कॉलर मारिया स्लॉतिना तो यहाँ तक कहती हैं कि जब स्कॉडियन से पूछा जाता था ना कि जन्नत को इमेजिन करो, तो भारत को इमेजिन करते थे। एनीवे, समय के साथ ना ताजिकिस्तान सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था, और धीरे धीरे सिल्क रोड के ट्रेडर्स के थ्रू ना नॉस्टेरियन क्रिश्चियनिटी भी सेंट्रल एशिया में पहुंच गई थी, जिसके कारण कई सॉग्डियंस लोग जो थे वो क्रिश्चियनिटी को अपनाने लग गए थे। यह सब दिखाता है कि इस्लाम के आने से पहले ना ताजिकिस्तान एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी, जो पर्शियन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच का मिक्सचर था। लेकिन अफसोस ये ओपन कल्चर ना ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। रीजन पता है? इस्लामिक इन्वेजन का ऐसा वेव जो पूरे ताजिकिस्तान की आइडेंटिटी को बदल कर रख देने वाला था। 7th और 8th सेंचुरी में ना अरब्स का जो इन्वेजन था वो सेंट्रल एशिया तक पहुंचता है। ताजिकिस्तान में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज तोड़ी जाती हैं, ज़ोरास्ट्रियंस के फायर टेम्पल्स नष्ट कर दिए जाते हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। और इसका ना सबसे बड़ा प्रूफ है ताजिकिस्तान के पेंजिकन मस्जिद के नीचे हजारों साल पुरानी गले से कटी हुई
शिव और पार्वती की मूर्तियों का मिलना। और इन सब घटनाओं के बाद ना धीरे धीरे ताजिकिस्तान पर इस्लामिक इन्वेजन की लाइन ही लग जाती है। चाहे वो सामनाइड डायनेस्टी हो जिसने हनाफी इस्लाम को स्ट्रांगली पुश किया, या फिर लेटर मंगोल्स हों जिन्होंने इस्लाम को और भी ब्रूटली फैला दिया। ईयर 1500 के आसपास ना उज्बेक ट्राइब्स ने सेंट्रल एशिया पर हमला कर दिया और वो पावर में आ गए। लेकिन ये सत्ता ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि 18th सेंचुरी में ना मैंगहेट डायनेस्टी ने पावर ले ली और बुखारा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। ये जो एरा था ना सबसे ज्यादा रिप्रेसिव था। स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को एनफोर्स कर दिया गया, वुमेन्स को फोर्सफुली बुर्का पहना दिया गया, पब्लिक के अंदर पनिशमेंट दी जाती थी अगर स्ट्रिक्ट इस्लाम को फॉलो नहीं किया। एक तरीके से ना पूरे ताजिकिस्तान का स्ट्रिक्ट इस्लामिफिकेशन कर दिया गया था और जो उनकी ओरिजिनल मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी थी ना उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 20th सेंचुरी में ना इन लोगों का एक आमिर बना सैयद आलिम खान, जो कि अपने बाकी पिछले जो रूलर थे ना उनसे भी ज्यादा कंजर्वेटिव और रिप्रेसिव था। इस आदमी को तो माना मॉडर्नाइजेशन से सख्त नफरत थी, क्योंकि उसे ना वो अपनी सत्ता के खिलाफ थ्रेट लगता था और इसीलिए उसने स्कूल्स, प्रिंटिंग प्रेस, डेमोक्रेसी सब बैन कर दिए थे। और इसीलिए ना इस एरा में कई रिफॉर्मिस्ट जिन्हें जदीद कहा जाता था, जो एजुकेशन और रिफॉर्म्स चाहते थे, उनको ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया। और इसी दौरान 1900s के स्टार्ट में जब पूरी दुनिया में रशियन रेवोल्यूशन की एक वेव चल रही थी, तब बॉल्शेविक्स यानी कि लेनिन की सेना ताजिकिस्तान में आ जाती है। उनको लोकल लोगों से काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोग अपने आमिर के रूल से परेशान हो गए थे, क्योंकि खुद आमिर तो अय्याशी की जिंदगी काट रहा था लेकिन दूसरों को बैकवर्डनेस में धकेल रहा था। और फिर क्या, रशियन बॉल्शेविक्स ने आमिर की सत्ता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे आमिर आलिम खान अफगानिस्तान भाग गया और जिसके बाद ताजिकिस्तान जो है ना वो सोवियत का एक हिस्सा बन गया। अब देखिए, एमिरेट्स के गिरने के बाद तजाकिस्तान सीधे सीधे सोवियत्स के कंट्रोल में आ चुका था। 1920 में बॉल्शेविक्स ने एमिरेट्स ऑफ बुखारा को अबॉलिश कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि बॉल्शेविक्स का अपना एक एजेंडा था। वो तजाकिस्तान को कम्युनिस्ट लैंड बनाना चाहते थे। उनके लिए रिलीजन बैकवर्डनेस का सिंबल था और स्पेशली इस्लाम। उनकी आंखों में ना इस्लाम एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था जो मॉडर्नाइजेशन और सोशलिज्म दोनों के रास्ते में खड़ा हुआ था। पर ये ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय तजाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलिज्म अंदर तक घुसा हुआ था। उलेमाओं ने तो सीधा सीधा डिक्लेयर कर रखा था कि कोई भी केस हो उसे सॉल्व केवल शरिया से किया जाएगा और विमेन को मेन जितनी राइट्स कभी नहीं मिलेंगी और तजाकिस्तान हमेशा एक शरीयत वाला देश रहेगा। पर जो लेनिन की आर्मी थी कमबख्त वो भी ढीठ थी। इसलिए 1920 के तुरंत बाद सोवियत्स ने इस्लाम को सिस्टमैटिकली टारगेट करना शुरू कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ मॉस्क्स को बंद कर दिया गया था, कुछ तोड़ भी दी गई थी। कुरान को ओपनली रखना मना था और जो इमाम इस सब को रेजिस्ट करते उसके लिए या तो एग्जाइल था या एग्जीक्यूशन। और ये सब मैं ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ आपको, वरना क्रैकडाउन इससे बहुत भयंकर ज्यादा ब्रूटल था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि सोवियत्स ने ना 10 सालों में 14,000 से ज्यादा इमाम को ठिकाने लगा दिया था। सोवियत्स के लिए इस्लाम ना एक रिग्रेसिव और एंटी प्रोग्रेस आइडियोलॉजी हुआ करती थी। उनका कहना यह था कि अगर सेंट्रल एशिया को मॉडर्न बनाना है तो सबसे पहले इस्लाम का इन्फ्लुएंस उसे खत्म करना पड़ेगा। फिर 1927 आता है और इसमें आता है सबसे बड़ा कैंपेन, हुजूम। यह कैंपेन स्पेसिफिकली विमेन को टारगेट करता था। बॉल्शेविक्स ने विमेन को वेल उतारने के लिए फोर्स किया। पर्दा जो सदियों से इम्पोज्ड था उसे तोड़ने की कोशिश की गई। बुर्के को ओपनली जलाया गया। विमेन को स्कूल्स और जॉब्स में पुश किया गया। हुजूम के बाद पहली बार तजाकिस्तान की जो महिलाएं थी ना उनको एजुकेशन और पब्लिक लाइफ में एंट्री मिली थी। उससे पहले बैन था। फिर इसी पीरियड में सोवियत्स ने शरिया कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, फरगना रीजन में ना 122 शरीयत कोर्ट्स हुआ करते थे, वो गिन के 2 भी नहीं बचे थे। अब ऑब्वियस है कि इसके ऊपर उलेमा और उनके सपोर्टर्स इसका विरोध करेंगे। उलेमाओं और उनके सपोर्टर्स ने यही किया। उन्होंने डिमांड रखी कि शरीयत कोर्ट होनी चाहिए और महिलाओं को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए और मर्दों जैसी जिंदगी तो उन्हें कभी जीनी ही नहीं चाहिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों में बहुत क्लैश हुआ, जिसमें अल्टीमेटली रेड आर्मी यानी बॉल्शेविक्स उन्होंने 10,000 लोगों को मार दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि इस्लाम कंप्लीटली वैनिश हो गया वहां से। उल्टा इस वायलेंस के बाद ना तजाकिस्तान में रेडिकलिज्म और तेजी से बढ़ने लगा। फरगना वैली और ईस्टर्न बुखारा, यहाँ पे तो मुस्लिम लीडर्स ने बासमाची रिवोल्ट शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने ये डिमांड रखी कि सोवियत को उखाड़ के फेंका जाएगा और स्ट्रिक्ट इस्लामिक ट्रेडिशंस को
फिर से वापस लाया जाएगा। ये उसी समय का एक पोस्टर है जो आपकी स्क्रीन पर है। उसमें कहा यह जा रहा है कि सोवियत जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, और सोवियत ऑफिशियल्स की माने तो इस वक्त तक वापस तजाकिस्तान के कई एरियाज में इस्लामिक रेडिकलिज्म पीक पर पहुंच चुका था। दोबारा से महिलाओं पे टॉर्चर होना शुरू हो चुका था। शरिया कोर्ट वापस से खोल दिए गए थे, यानी बोल्शेविक्स का इस्लाम पे जो क्रैकडाउन था वो बैकफायर कर गया था और इसे और ज़्यादा रेडिकल बना गया था। स्टैनफोर्ड की पीएचडी होल्डर कैथलीन कोलिन्स हैं, वो कहती हैं कि इस रिप्रेशन, कंटेंशन और वायलेंस ने ना इस्लाम के पॉलिटिसाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर 1940s आते हैं और 1940s में हालात थोड़े से बदलते हैं, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1943 में स्टालिन ने ना इस्लाम पे जो परसिक्यूशन था उसको बंद करने के निर्देश दे दिए। इसका रीज़न सिंपल था, उस वक्त यूएसएसआर को ना मुस्लिम वर्ल्ड से सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि जर्मनी के अगेंस्ट उन्हें सोल्जर्स और लॉयल्टी दोनों सिक्योर करने थे। और यही कारण था कि उस टाइम पे ना कुछ सेलेक्टेड मॉस्क्स को दोबारा से खोल दिया गया। पॉलिट ब्यूरो यानी कम्युनिस्टों की जो कैबिनेट बॉडी होती है, उन्होंने कंसेंशन दिया और एक स्टेट कंट्रोल्ड इस्लामिक बॉडी बनाने की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर 1958 आ जाता है और 1958 में क्रुशेव नाम का एक बंदा सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो वापस से इस्लाम के ऊपर वही रवैया इख्तियार करता है जो पहले था। यूएसएसआर ने इस्लाम के ऊपर क्रैकडाउन और तेज कर दिया था। आप इस बात का इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1980s के आसपास 20 नौजवानों को केवल नमाज पढ़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले की तरह ही इन सारे क्रैकडाउन्स ने इस्लाम को और रेडिकलाइज बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इसे एक टूल की तरह यूज़ किया। मुसलमानों का कहना था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अब हम और रेडिकल और स्ट्रिक्ट इस्लाम को यूज़ करेंगे और वही हमें बचा सकता है, जिससे वापस से लोगों में बगावत की आग उठना शुरू हो चुकी थी। फरगना और तजीक के इलाकों में ना मौलवियों ने सोवियत की नज़रों में आए बिना चुपचाप इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दिया था। जहां एक और ये हो रहा था, वहीं एट द सेम टाइम 1980s के एंड तक यूएसएसआर की सिचुएशन ड्रास्टिकली बदलना शुरू हो चुकी थी। इकॉनमी कोलैप्स हो रही थी, सोसाइटी में डिसकंटेंट बढ़ रहा था और इसी दौर में आ जाता है एक नेता गॉर्बेचोव, और गॉर्बेचोव लाता है कुछ पॉलिसीज, ग्लासनोस्ट और प्रिस्टोरिका। उसने सोचा कि अगर तजाकिस्तान को यूएसएसआर के कंट्रोल में रखना है तो वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी में है, उसके अंदर सोवियत के खिलाफ जो डिसकंटेंट है उसको कम करना होगा। और इसी कारण से ना उसने कई रिफॉर्म्स किए, जिसमें इस्लाम को लिबरलाइज किया जाना शुरू कर दिया गया। तजाकिस्तान में मस्जिदों को दोबारा खोलने की आज़ादी दे दी गई, मदरसा फिर से ओपन हुए और सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक रेनेसेंस पार्टी ऑफ तजाकिस्तान IRPT, इसके जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया गया। अब देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने अभी लिया है ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पर एक बात को ऐड करना ना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान वॉर से गुजर रहा था, 1979 टू 1989। अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी को मुजाहिदीनों ने इस्लामिक बैनर के अंडर डिफीट कर दिया था। और ये जो हुआ, ये सेंट्रल एशिया के मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुका था। गॉर्बेचोव ने सोचा कि अगर थोड़ा सा इस्लाम को ओपन कर दिया जाए, मुसलमानों को अपीज करके सिचुएशन को स्टेबल कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। मस्जिदें रीओपन होने का मतलब था कि डेकेड्स तक अंडरग्राउंड रहने वाले इस्लामिस्ट, अब उनको एक लीगल प्लेटफॉर्म मिल चुका था। IRPT जैसी जो पार्टीज थी वो ओपनली रिक्रूट करने लगी थी। यंग जनरेशन को ओपनली भड़काया जाने लगा था। उनको कहा यह गया कि शरिया अगर नहीं लगाया गया तो ये जो कम्युनिस्ट है ना, ये सारी की सारी मस्जिदों को तोड़ देंगे। और देखिए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1990s की बिगिनिंग तक में तजाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलिज्म फिर से राइज पर चला गया। तभी दूसरी ओर यूएसएसआर गिर जाता है और तजाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। ये ही वो टर्निंग पॉइंट था जो तजाकिस्तान के फ्यूचर को बदल कर रखने वाला था। देखिए, ताजिकिस्तान जो है ना वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बीच एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। देश के पास ना मजबूत इकॉनमी थी, ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट थी, ना ही ट्रेंड आर्मी थी। यानी एकदम से पावर वैक्यूम हो गया देश में।
और इस खालीपन ने ना अलग अलग ग्रुप्स को मौका दे दिया कि वो अपनी पावर को जमाने की कोशिश करें। एक तरफ जितने भी रेडिकल ग्रुप्स थे ना, जिनको सोवियत एरा में दबा दिया गया था, वो वापस से पावरफुल ब्लॉक बनकर आ गए। उनकी सीधी डिमांड थी कि यूएसएसआर के गिरने के बाद ताजिकिस्तान को शरिया स्टेट बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान हैं। वहीं दूसरी तरफ ना एक्स कम्युनिस्ट थे, जो सोवियत के जमाने में ब्यूरोक्रेट्स और रूलिंग एलिट्स थे। वो चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ में आ जाए, और इसी कारण से ना फिर सोवियत से इंडिपेंडेंस के बाद ना इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ये चुनाव दिखने में डेमोक्रेटिक थे, लेकिन असल में पूरी तरीके से एक्स कम्युनिस्ट एलिट जो थे ना, उनके कंट्रोल में थे। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? नवंबर 1991 में ना इस चुनाव में बहुत आसानी से रहमान नबियेव प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, और ये वही रहमान नबियेव थे जो कि सोवियत एरा में लीडर रह चुके थे। इस रिजल्ट से जो है ना ऑपोजिशन बिल्कुल खुश नहीं था, और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि ये जो इलेक्शन है ना, वो जालसाजी से जीता गया है। बस फिर क्या था, इस्लामिक रेनेसां पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान यानी कि IRPT को इस मुद्दे के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखी, और उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। आंदोलनकारी धीरे धीरे वायलेंट हो गए, सड़कों पर हथियारबंद ग्रुप्स उतरने लगे। गार्म और बंदाजखंड से आए इस्लामिक डेमोक्रेटिक फाइटर्स जो थे, वो कुलोब और लेनिनाबाद से आए कम्युनिस्ट आतंकवादी जो थे, उनसे भिड़ने लग गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी रेडिकल मिलिशिया जो थी ना, वो ताजिकिस्तान में गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लग गई, क्योंकि इन सब का गोल भी एक ही था कि किसी भी तरीके से ताजिकिस्तान को प्योर इस्लामिक कंट्री बनाना है। और देखते ही देखते ना इस पूरे सिनेरियो ने एक सिविल वॉर का, एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। 1992 से लेकर 1997 तक चलने वाले इस वॉर में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लगभग 10 लाख लोगों ने अपना घर खो दिया था, कई घर जल गए थे, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी। सितंबर 1992 में ना हालात इतने बिगड़ गए थे कि ऑपोजिशन के जो फाइटर्स थे ना, उन्होंने प्रेसिडेंट रहमान नबियेव को एयरपोर्ट पर घेर लिया। दबाव में आकर इस बंदे ने रिजाइन किया फिर। लेकिन इसके बाद ना सत्ता का वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इस समय ना कम्युनिस्ट कैंप को अर्जेंटली एक नया चेहरा चाहिए था। नवंबर 1992 में ना लेनिनाबाद सिटी के अंदर सुप्रीम सोवियत की इमरजेंसी सेशन बुलाई गई इसी काम के लिए। पार्लियामेंटेरियंस, कम्युनिस्ट लॉयलिस्ट और रिलीजियस लीडर्स सब जमा हो गए। डिबेट यही थी कि किसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाए। अब पुराने जो कम्युनिस्ट फेसिस थे ना, वो पहले ही बदनाम हो चुके थे, तो इस समय कोई ऐसा चाहिए था जो इन इस्लामिक रेडिकल से मुकाबला कर सके। और इसी दौरान एक नया नाम सामने आया, इमाम अली रहमान कुलोब रीजन से। जिन्हें नहीं पता ना, उनको बता देता हूँ, ये जो कुलोब रीजन है ना, ये ताजिकिस्तान के साउथ में है। सोवियत इरा में ना ये जो इलाका था, ये गरीबी और बैकवर्डनेस के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो फाइटर और टफ समझे जाते थे। ताजिकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद ना जब हर रीजन ने अपनी आर्म्ड मिलिशियाज बना ली थी, तो कुलोब के पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ब्रूटल मिलिशियाज थी, और इसी कारण से ना कुलोब के इस बंदे को ताजिकिस्तान का अगला लीडर बना दिया गया। इस बंदे का ना विजन बिल्कुल क्लियर था, ताजिकिस्तान को सेक्युलर स्टेट बनाकर रखना है, लेकिन उसके सामने खड़ी थी IRPT और उसके इस्लामिक अलाइज जो कि इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे थे। रहमान को रशिया और उज्बेकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट मिला। रहमान ने शुरुआत से ही 3 चीजों पर जोर दिया, जिसमें पहला था मिलिट्री रिप्रेशन, कुलोब मिलिशियाज और रशियन उज्बेक फोर्सेस की मदद से ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हमला करना, उन पर हैवी क्रैकडाउन करना। दूसरा था डिवाइड एंड रूल। ऑपोजिशन के अंदर ना डेमोक्रेटिक और इस्लामिक विंग्स थे। रहमान ने कुछ डेमोक्रेट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इस्लामिस्ट जो थे ना, उनको आइसोलेट कर दिया। तीसरा था एक्सटर्नल अलाइज। रशिया के ट्रूप्स ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए, ताकि अफगानिस्तान से आने वाले इस्लामिक फाइटर्स जो थे ना, उनको रोका जा सके। उज्बेकिस्तान ने भी ना जो इस्लामिक ऑपोजिशन थी, उसके खिलाफ मदद की थी, पर 5 साल की लड़ाई के बाद रहमान को समझ में आ गया कि प्योर मिलिट्री सॉल्यूशन जो है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके बाद ना यूनाइटेड नेशंस और रशिया के मीडिएशन के थ्रू रहमान और ऑपोजिशन के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और रहमान जो होता है ना, वो अपनी सरकार के अंदर ऑपोजिशन को 30% सीट्स देने के लिए मान जाता है। इसके बाद IRPT को लीगलाइज कर दिया गया और उन्हें गवर्नमेंट के अंदर ना कुछ पोस्ट दे दिए गए। साथ ही साथ इस्लामिस्ट लीडर जो थे ना, उनको एग्जाइल से वापस बुला लिया गया। पर रहमान ने भले ही सर्वाइवल के लिए डील साइन कर ली थी, लेकिन उनके माइंड में ना एक ही लेसन था, अगर पॉलिटिकल इस्लाम को कंट्रोल नहीं किया गया तो दोबारा ताजिकिस्तान जो है, उसके अंदर ये रेडिकल ग्रुप्स जो है ना, वो उत्पात मचा देंगे। रहमान जो थे ना, वो इन इस्लामिस्ट को अपनी सत्ता के लिए डायरेक्ट थ्रेट तो मानते ही थे, पर साथ ही साथ ना उनके लिए ये ताजिकिस्तान की सेक्युलर आइडेंटिटी के लिए भी खतरा था। लेकिन सिविल वॉर के बाद ना ताजिकिस्तान में लोकल पॉपुलेशन का रेडिकलाइजेशन जो था, वो और फास्ट हो गया था। कई यंग ताजिक लोग जो थे ना, वो टेररिज्म और जिहाद नेटवर्क्स में शामिल होने लग गए थे। और जब सीरिया और इराक के अंदर आईसिस का राइज हुआ ना, तो ताजिकिस्तान से ही सबसे ज़्यादा फाइटर्स वहाँ पर गए थे। एस्टिमेट्स के मुताबिक 1000 से ज़्यादा ताजिक्स जो थे, वो आईसिस के साथ लड़ने सीरिया और इराक पहुँच गए थे।
और इसी बीच ना ताजिकिस्तान के अंदर भी छोटे छोटे टेररिस्ट सेल्स जो थे वो बनते चले गए। रेडिकल मस्जिदें और अंडरग्राउंड मदरसे ये ग्रो करने लग गए। सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान और ईरान के मदरसे में ट्रेंड क्लरिक्स जो थे वो ताजिकिस्तान में वापस आ रहे थे और अपनी स्ट्रिक्ट और एलियन आइडियोलॉजीज जो थी ना वो ताजिकिस्तान में स्प्रेड कर रहे थे। इस सबसे रेडिकलाइजेशन जो था वो ताजिकिस्तान में इतना बढ़ गया कि आए दिन केसेस आने लगे जिसमें यूथ रेडिकल एक्टिविटीज में पाए जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब गुलमुराद खलीमोव, जो कि ताजिकिस्तान का एक हाई रैंकिंग स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था, उसने खुद आईसिस ज्वाइन कर ली। बस इसे एक एग्जांपल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पर ताजिकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो था वो फैल रहा था कि खुद एक टॉप कमांडर जो था वो आतंकवादी बन गया था। और इस सब को देखकर ताजिकिस्तान के इस नए लीडर रहमान ने अपना लाइफ का गोल बना लिया कि चाहे जो भी करना पड़े ताजिकिस्तान में रेडिकलाइजेशन का जहर खत्म करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत पब्लिकली इस्लाम को एक फॉरेन रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और बोला कि अगर पॉलिटिकल इस्लाम को नहीं रोका गया तो ताजिकिस्तान का हाल सीरिया से भी बदतर हो जाएगा। रहमान ने रेडिकलाइजेशन से फाइट करने के लिए कई हार्श लॉज जो थे ना वो इम्पोज कर दिए और ये सारे के सारे डिसीजंस उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए हैं। उन्होंने ताजिकिस्तान के अंदर हिजाब पर बैन लगा दिया, उन दुकानों को बंद कर दिया जो इस्लामिक अटायर्स बेचते थे, अनरजिस्टर्ड जो मस्जिदें थी ना उनको बंद कर दिया गया और यंगस्टर्स जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने लग गए थे उनको जबरदस्ती शेव करवा दिया गया। यंगस्टर्स को मस्जिदों में एंट्री से बैन कर दिया गया, स्कूल्स में फास्टिंग इलीगल बना दी गई, अरेबिक नेम्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, बड़े बड़े ईद के जो सेलिब्रेशंस थे ना उनको लिमिट कर दिया गया, बिना परमिशन इस्लामिक बुक्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया, लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया। बेसिकली स्टेट ने इस्लाम को पब्लिक लाइफ से सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और ये सब इतना आसान नहीं था। रहमान को इंटरनेशनली और खुद अपने देश में बहुत बैकलैश मिला, पर रहमान मानो गोल बना चुका था कि किसी भी तरीके से रेडिकलाइजेशन जो है ना उसको खत्म करना है और ताजिकिस्तान को एक प्योरली सेकुलर देश बनाना है। इसके बाद ना रहमान ने IRPT को बैन कर दिया, उसको एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हुए, और उनके लीडर्स को जेल भेज दिया। इसके साथ साथ ना रहमान ने एक कल्चरल काउंटर ऑफेंसिव भी लॉन्च किया। उन्होंने पर्शियन और ताजिक कल्चरल आइडेंटिटी जो थी उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। ताजिक पर्शियन आइडेंटिटी के कल्चरल फेस्टिवल्स जो थे वो सरकार की तरफ से पुश किए जाने लग गए। इंटरफेथ इवेंट्स जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और सेकुलर कल्चरल प्रोग्राम्स जो थे उनको प्रमोट किया जा रहा था। और आज रहमान के इन सब एफर्ट्स का हाल ये है कि ताजिकिस्तान में रेडिकलाइजेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और ये देश जो है ना वो पूरे रीजन के सबसे सेकुलर मुस्लिम देशों में गिना जाता है, जबकि इसके पड़ोस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जैसे रेडिकल हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। देखिए, आज तजाकिस्तान एक क्लियर एग्जाम्पल बन चुका है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी अपनी असली सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके सर्वाइव कर सकती है। यहाँ 98% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, लेकिन तजीक आइडेंटिटी का कोर इस्लाम नहीं है, वो पर्शियन तजीक हेरिटेज है। लैंग्वेज, फेस्टिवल, ड्रेस, पोएट्री और वो कल्चरल मेमोरी जो इस्लाम के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए आज तजाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है ना वो नवरोज़ है। ये ज़ोरास्ट्रियन पर्शियन ट्रेडिशन है जो अन इस्लामिक है, लेकिन स्टिल तजाकिस्तान के ओरिजिनल कल्चर का पार्ट है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को ना रुदाकी और फिरदौसी जैसे पोएट्स पढ़ाए जाते हैं। ये जो पोएट्स हैं ना ये पर्शियन पोएट्स हैं और इन पर्शियन पोएट्स के थ्रू बच्चों को पर्शियन सिविलाइजेशनल रूट्स याद दिलाई जाती हैं। यानी मैसेज क्लियर है, इस्लाम तुम्हारा पर्सनल फेथ हो सकता है पर नेशनल कल्चर तजीक ही रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, आज तजाकिस्तान कई कल्चरल प्रिजर्वेशन ले रहा है ताकि वो अपनी बुद्धिस्ट और हिंदू हेरिटेज को भी सेफगार्ड कर सके। देखो, इस बात में भले ही डिबेट हो सकती है कि रहमान के जो एक्शंस थे वो कितने जस्टिफाइड थे कितने नहीं, पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि इस बंदे ने ना काफ़ी हद तक अपने देश से रेडिकलिज्म खत्म कर दिया है और अपने लोगों में सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म और अपने कल्चर के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करवाई। आज वहाँ के लोग बिना किसी एक्सट्रीम इस्लामिक प्रेशर की लाइफ जीते हैं। हिजाब और बियर्ड रिस्ट्रिक्शंस, इनको भी ना इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ये कोई एंटी इस्लामिक स्टेप नहीं था बल्कि एक कल्चरल स्टांस था। तजीक्स कहना चाहते थे कि हिजाब और इम्पोर्टेड अरब सिंबल्स ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं हैं। तजीक्स हिस्टोरिकली अपने ड्रेसेस और अपने ट्रेडिशंस में प्राउड फील करते थे और उन्हीं को प्रिजर्व करना उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके कल्चर का अरेबियनाइजेशन हो और जो उनके देश का ओरिजिनल कल्चर है उसे शरीयत के नाम पे
बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहते थे वो। और यही ना उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आज दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जिन्होंने अपने देश में रेडिकलिज्म को बिल्कुल नहीं रोका और अपने ओरिजिनल कल्चर को बर्बाद कर दिया। आज वो सारे देश बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, सूडान हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी ऐसा देश जहाँ पे ये सब कुछ हुआ, उन सब की गर्त देख सकते हैं आप। उन सभी देशों का रिजल्ट केवल डिस्ट्रक्शन निकला है। पर वहीं तजाकिस्तान, उसने उल्टा किया, इस्लाम को रिस्पेक्ट किया लेकिन रेडिकल इस्लाम पे क्रैकडाउन किया। उन्होंने अपने कल्चर को टॉप पर रखा और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और एक प्राउड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी जो अपनी ओरिजिनल तजीक रूट्स को सेलिब्रेट करती है। अब यहाँ से ना एक डायरेक्ट लेसन निकल कर आता है इंडियन मुसलमानों के लिए। इंडिया में 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं और प्रॉब्लम तब बनती है जब यहाँ मेजॉरिटी मुसलमान अपने इंडियन कल्चर को छोड़ के खुद को अरब मानना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंडियन मुसलमानों को समझना होगा कि आप इस्लाम फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा मानो। भारत के फेस्टिवल, लैंग्वेज, ड्रेस, ट्रेडिशंस, इनको अपनाना आपकी अपनी आइडेंटिटी है और ये आपकी अभी की आइडेंटिटी को वीक नहीं करेगा बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तजीक्स ने प्रूव कर दिया है कि मुस्लिम रहकर भी अपने कल्चर के साथ लॉयल रहना पॉसिबल है। अगर इंडियन मुसलमान भी यही अप्रोच अडॉप्ट करें तो रेडिकलाइजेशन ना खत्म हो सकता है। और आज जो आए दिन आप कुछ मुसलमानों को फालतू की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखते हो, वो बहुत कम हो जाएगा और एक रियल सिविलाइजेशनल यूनिटी भारत के अंदर क्रिएट होगी। और असली आइडेंटिटी ना भारत की वही होगी जो हजारों सालों से रही है, हिंदू भारतीय सिविलाइजेशन। तजाकिस्तान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी भी अपने सिविलाइजेशनल रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। इंडियन मुसलमानों को भी यही समझना होगा कि उनका फेथ पर्सनल हो सकता है लेकिन नेशनल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी वो हिंदू है, वो भारतीय है। यही मॉडल लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और यूनिटी की गारंटी देता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, ये तीनों ही ऑप्शंस हैं और इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।